नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते ढेरों खबरें हैं यहाँ पे, लेकिन आपके लिए कौन सी काम की खबरें हैं। भले ही बाजार में दबाव हो, लेकिन अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में तो कुछ चुनिंदा ऐसे शेयर है जहां पे जबरदस्त तेजी और जबरदस्त गिरावट रही। अगले हफ्ते किन स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आने वाले दिनों में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, सबके ऊपर चर्चा होगी। बस आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली कंपनी है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन देने वाली स्मॉल कैप कंपनी एपेक्स इकोटेक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर शेयर 38% भाग गए, जबरदस्त छलांग 174 रुपए तक आते हुए दिखे। इस हफ्ते आप ये समझिए कि एक दिन तो ऐसा रहा कि स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर अटक गया। यहाँ पे नया 52 वीक हाई बनाया इसने। तेजी क्यों आई ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दरअसल सीजन है Q4 के नतीजों का, तो इसलिए उसके नतीजे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और निवेशकों की खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट लगभग आप सोचिए दुगना हो गया, 7 करोड़ से बढ़कर 14.5 करोड़ पहुंच गया। करीब 99% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे फ्रॉम ऑपरेशंस तो लगभग 116 करोड़ पे रहा है यहाँ पे, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 136% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला। अपेक्स इकोटेक के अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो वो करीब 41% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 31% है, जो कि कंपनी की बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी और शेयर होल्डर्स को मजबूत रिटर्न देने की क्षमता को दिखाता है। लेकिन कहीं पे भी निवेश करना हो तो वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए। अब वीएलए अंबाला मैम का यहाँ पर कहना है कि भाई 160 से लेकर 170 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस लगाया और बड़े लंबे टारगेट दे दिए इन्होंने स्टॉक के लिए। 210, 280 रुपए और 350 तक के भाव भी जाते हुए दिख सकते हैं। देखिए हमारे शो में कोशिश ये रहती है ऐसे स्टॉक्स पर फोकस किया जाए जो अनसुने हो, यहाँ पर जो अमूमन लगातार जिस पर चर्चा होती है उसके ऊपर बात ना हो, कि ऐसे भी शेयर हैं जहां पर नजर अक्सर जाती नहीं है। अब हम लोग एक और स्टॉक की बात करते हैं। इस हफ्ते बाजार में भले ही गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन वन ईएमआई या फिर ओमनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखी। किश्त के नाम से इसकी ऐप भी चलती है, यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग कंपनी है बेसिकली। और आप देखिए स्टॉक जो है जबरदस्त तेजी देखने को मिली। रिस्पॉन्स इशू प्राइस को भी बहुत बेहतरीन मिला। प्राइस बैंड कितने का था? 171 रुपीज़ का। इसके सामने लिस्टिंग कितने प्रीमियम पे हुई? 11-11.5% के भाव पर, यानी कि 191 रुपीज़ के भाव पर। और इतना ही नहीं, ये स्टॉक रुका नहीं। आप ये देखेंगे अगर इस स्टॉक की लिस्टिंग के बाद तो ये 26% की छलांग मार दिया इसने, 216 के भाव पर आ गया। अब आप सोचिए ये कंपनी जो थी 2016 में ही लॉन्च हुई थी यहाँ पर, यानी कि 10 साल के आसपास कंपनी पुरानी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे तो टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी जो है मुख्य रूप से उपभोक्ताओं और एमएसएमई सेक्टर की डिजिटल लोन जो है सुविधाएं वो देती है। कंपनी का सबसे जो चर्चित प्लेटफॉर्म है, जो सबसे पॉपुलर है, वो है किश्त यहाँ पर, और जिसके जरिए ग्राहक जो है ईएमआई और पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा रिंग नाम का भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी जो है कई तरह की सुविधाएं देती है। यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस के जरिए लोन देना, जिसमें केवाईसी, अंडरराइटिंग, डिसबर्समेंट, कलेक्शन, तमाम तरह की ऑनलाइन जो सुविधाएं होती है वो दी जाती हैं यहाँ पर। तो इसलिए आपके सामने स्टॉक को भी लेकर आए। यहाँ पर देखिए वीएलए अंबाला मैम का कहना है कि खरीदारी उन्होंने कहा है कि कर सकते हैं, लेकिन 200 से लेकर 210 के बीच में यहाँ पे 180 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 230 से लेकर 280 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। अब इस हफ्ते एक और स्मॉल कैप इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निपो बैटरी यानी कि इंडो नेशनल का शेयर की बात करते हैं, एक हफ्ते के अंदर 27% चढ़ गया ये स्टॉक, 440 रुपए के भाव पर आ गया। अब ये तेजी क्यों आई ये समझ लेते हैं। इंडो नेशनल ने दरअसल क्या हुआ, एक्सचेंज को ये जानकारी दी कि उसके बोर्ड ने एदिन टेक्नोलॉजीज में 51% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये डील जो है वो 2 चरणों में 2 फेजेस में होती हुई दिखेगी। इसके लिए कंपनी करीब करीब आप ये समझिए 78 करोड़ से ज़्यादा की जो है निवेश करती हुई दिखेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है एदिन टेक्नोलॉजीज जिसमें कंपनी निवेश कर रही है यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, डिफेंस और स्पेस और खास में एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कंपनी काम करती है। आरएफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिफेंस कम्युनिकेशन, एंटी ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, रडार, जैमर जैसे कई क्षेत्रों में यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। अगर FY25 में इसका अगर टर्नओवर देखेंगे तो वो 74 करोड़ था, FY24 में देखेंगे और या फिर 23 में देखेंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो देखिए अचानक से जब कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर या निवेश करती है तो फिर निवेशकों का जो रुझान है खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में आता है, तो उसका असर वो स्टॉक में इस तरह की तेज़ी के तौर पर देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी HFCL की बात कर लेते हैं। एक महीने में के अंदर आप देखेंगे तो 85% स्टॉक भाग गया। जी हाँ, 85% शेयर भागा है।
एक हफ्ते के अगर आप देखें 4 दिनों के अंदर भी देखेंगे तो स्टॉक जो है 4 दिन तक तो खूब भागा, लेकिन 5वें दिन शुक्रवार को ये टूट गया और करीब 138 के भाव पर आ गया। इस तेजी के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो नतीजे जो है वो कारण सबसे बड़ा है यहाँ पे। आप ये समझिए कि एकदम कई हाई ईयर ग्रोथ जो है कंपनी ने इस बार Q4 में दर्ज की है। अब तक के सबसे हाई ऑर्डर बुक जो है 21,000 करोड़ पर ये कंपनी ने हासिल करा है यहाँ पे, ये भी एक माइलस्टोन है। FY26 के लिए अगर आप देखेंगे HFCL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो 329 करोड़ पर आ गया, जबकि एक साल पहले 173 करोड़ था, यानी कि 90% की बढ़ोतरी यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रही है। कंपनी का बढ़ता हुआ डिफेंस और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने यह भी बताया कि उसके करीब 84 करोड़ का नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। ऑर्डर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई के लिए है। ये काम कंपनी अपनी सब्सिडरी STL लिमिटेड के साथ मिलकर करेगी। एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर का यहाँ पर कहना है कि भाई अभी फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है, इंतजार करना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE की बात करते हैं। यहाँ पे क्या शानदार प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। आप ये देखिए दमदार नतीजे रहे और स्टॉक ने 3,000 करीब 3,994 रुपीज़ के नए 52 वीक हाई को भी छुआ। हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई और वो आने ही लाजमी भी थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में स्टॉक चला ही ऐसा था। अब हुआ क्या है, आप देखिए अब करीब 150 साल के इतिहास का सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन कंपनी ने किया। जी हाँ, 150 साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो कंपनी का बयान निकल के आया है कि हमने Q4 में किया है। BSE का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 61% बढ़कर करीब 795 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 84.7% बढ़कर करीब 1500 करोड़ के पार निकल गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही, जो एबिटा मार्जिन है वो 57.2% से बढ़कर 67.9% हो गया। यानी कि कंपनी सिर्फ ज़्यादा कमाई नहीं कर रही है, बल्कि उसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो भी तेज़ी से सुधर रही है। कौन से बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा गेम चेंजर बना, इसकी बारीकी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। BSE की इस तेज ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट रहा है। कंपनी का जो ट्रांजैक्शन चार्ज से होने वाली जो आय है 114% बढ़ी है यहाँ पर और 1,311 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी और बढ़ती भागीदारी का सीधा फायदा जो है वो कंपनी को मिला है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि भाई 4,400 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है यहाँ पे, तो इस लिहाज से ये स्टॉक जो है आपके रडार पर रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल की बात करते हैं। यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 13% चढ़ा है और भाव 400 रुपए के पार निकल गया। शेयर क्यों भागा, आइए ये समझते हैं। देखिए शानदार नतीजों के चलते यहाँ पर जो है एक्शन देखने को मिला है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये मुनाफा काफ़ी मजबूत हुआ है। जितने एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा। जो शुद्ध मुनाफा है वो 1,283 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 500 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू की बात करें 37% का मजबूत जंप दिखता है। ऑपरेशन परफॉर्मेंस को देखें, एबिटा की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। 832 करोड़ से बढ़कर सीधे 1700 करोड़ पर आ गया। एबिटा मार्जिन 9% से बढ़कर 14% पर आ गया। यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने ₹1.40 जो है प्रति शेयर डिविडेंड की भी यहाँ पे सिफारिश की है। स्टॉक का पी की बात करें यहाँ पर तो पी रेशियो 146 रुपये है यहाँ पर, और जो थोड़ा महंगा दिखता है यहाँ पर, बल्कि थोड़ा क्या काफ़ी महंगा दिखता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे न्यूवामा की बात करेंगे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई 450 रुपये के भाव पर जा सकता है। अभी 403 के भाव पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि 2 साल में 10 गीगावाट तक नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। रात कितनी भी काली हो, कहा जाता है लंबी हो चाहे, लेकिन हर रात के बाद एक सवेरा आता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल आइडिया फोर्ज में देखने को मिली। आप ये देखिए इस हफ्ते शेयर 20% के अपर सर्किट पे देखने को मिला। इस बढ़त के साथ शेयर जो है अपने IPO प्राइस 672 रुपये के ऊपर पहुंच गया। अब आप सोचिए एक टाइम पे स्टॉक 1000 के ऊपर था, वहां से कितना नीचे आ गया था और 816 रुपये के आसपास के लेवल पे आता हुआ दिखा। अब तेजी क्यों आई ये समझ लीजिए आप। कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में यहाँ पे 26 करोड़ का लॉस था। यानी कि लॉस से प्रॉफिट में आ गई। टर्न अराउंड की स्टोरी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप एबिटा की बात करेंगे 22 करोड़ के लॉस में थी, 62 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए। एबिटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी जो है नंबर्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू 7 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। अब आप सोचिए 7 टाइम्स बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऊपर से कंपनी की जो मटेरियल कॉस्ट है, जो मतलब कंपनी बनाती है चीज़ें, मटेरियल लगाती है, उसका जो खर्चा है वो 11% तक घट गया यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव मूव था यहाँ पे। ऑर्डर बुक जो है वो 40% पूरी कर ली है। कंपनी पिछले साल जो है वो गाइडलाइंस देती थी, उसका 40% जो है कंपनी ने कंप्लीट कर लिया। कंपनी कॉम्पैक्ट ड्रोन सेगमेंट में प्रवेश कर रही है यहाँ पे। इस
टर्न अराउंड के बाद ब्रोकरेज IIFL ने तो काफ़ी बड़े टारगेट दे दिए। उन्होंने तो कहा भाई ये 1000 से ऊपर जाएगा, 1187 के टारगेट्स यहाँ पर दे दिए हैं उन्होंने। टाटा ग्रुप की दिग्गज लाइफस्टाइल कंपनी टाइटन कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के यानी कि Q4 के बात करें तो इतिहास रच दिया। कंपनी का कारोबार पहली बार 75,000 करोड़ रुपए के पार निकल गया। जी हाँ, 75,000 करोड़ के। खास बात ये रही कि अगर आप देखेंगे साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल जो कंपनी का जो आप देखेंगे यहाँ पे बिजनेस तो 50,000 करोड़ था और वहाँ से 75,000 करोड़ पे आ गया, यानी एक साल के अंदर 25,000 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी ने जोड़ दिए यहाँ पे। नतीजों के बाद टाइटन जो शेयर है स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक करीब 8% चढ़ के 4,601 रुपये यानी कि 52 वीक नए हाई बनाता हुआ दिखा है। मार्च तिमाही के प्रदर्शन को देखें यहाँ पे तो टाइटन का कंसोलिडेटेड कुल आय के हिसाब से देखें तो 20,300 करोड़ रुपए रहा, यानी कि सालाना आधार पर 46% का जंप है। नेट मुनाफे में देखें तो 35% का जंप दिखेगा। अगर ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे ना आप कि ये ग्रोथ आई कहाँ से, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टाइटन के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा वो ज्वेलरी बिजनेस रहा। यहाँ पे कंपनी का ज्वेलरी पोर्टफोलियो करीब 50% बढ़कर 18,195 करोड़ पे पहुंच गया। कंपनी के एनालॉग वॉचेस जो वॉचेस का बिजनेस होता है उसमें क्योंकि बड़े समय से जो है इस बिजनेस में दबाव दिख रहा था, लेकिन अब वापस एक मजबूती देखने को मिली और सेगमेंट में करीब 15% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है। अब हम लोग बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक, और इसके नंबर्स को आपको समझना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि ये आगे की दशा और दिशा बैंकिंग सरकारी बैंकों के स्टॉक को लेकर जो है वो तय करेंगे। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक SBI की बात करते हैं। मार्च तिमाही के नतीजे पेश हुए और स्टॉक जो है वो क्रैश हो गया। शेयर 6% टूटकर 1,021 रुपये पर आ गया। आइए समझते हैं भाई आखिर हुआ क्या। देखिए, अगर आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वो बड़ा है, 5.6% बढ़ रहा है। यहाँ पे 19,000 करोड़ के पार निकल गया। यहाँ पे एक साल पहले 18,000 करोड़ था, तो यहाँ पे आपको जंप दिखेगा। शुद्ध ब्याज आय नेट इंटरेस्ट इनकम जिसे कहा जाता है सालाना आधार पर ये 4.5% के आसपास बढ़ी है। यहाँ पर भी ठीक ठाक नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आई है? 2 पैरामीटर पर दिक्कत आई है। अगर आप इसको समझेंगे तो कुल इनकम सालाना आधार पर जो है वो 2.4% गिर गई। अब आप सोचिए 1.40 लाख करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले साल 1.43 लाख करोड़ पर थी, यानी कि ये जो है पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? स्लिपेज। स्लिप होना के हिसाब से समझ लीजिए स्लिपेज भाई कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो स्लिपेजेस हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पर, और आप ये समझिए 4,000 करीब 4,500 करोड़ से ये जो है बढ़कर 5,521 करोड़ आ गए। स्लिपेज बढ़ना जो है वो ठीक नहीं माना जाता है यहाँ पे। पर जबकि आप एसेट क्वालिटी को देखेंगे, ग्रॉस NPA को देख लीजिए, नेट NPA को देख लीजिए, वहाँ पर काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि जो बैंक की तरफ से जो गाइडेंस आई है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर वो काफ़ी अहम है। यहाँ पे बैंक मैनेजमेंट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई वित्त वर्ष 2027 में भी NIM जो है वो 3% में से ऊपर बनाए रखा जाएगा यहाँ पर, और 3% से ऊपर रहना मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है यहाँ पर। हालांकि स्टॉक की पिटाई हुई यहाँ पर, उम्मीद जो थी एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट को उसके मुताबिक नहीं वहाँ पर पहुँचता हुआ दिखा है। अब हमेशा चर्चा में रहने वाली येस बैंक की बात कर लेते हैं। येस बैंक के शेयरों में शानदार तेजी इस हफ्ते देखने को मिली। हफ्ते भर के अंदर 13% चढ़ गया स्टॉक। 13% चढ़ना बड़ी बात है। हफ्ते भर के अंदर स्टॉक के अंदर 23 रुपये के भाव के आसपास बंद होता हुआ दिखा पिछले कुछ समय में। ये तेजी के पीछे की जो मजबूत वजह रही वो है वित्तीय नतीजे। बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 45% बढ़ गया यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो वहाँ पे 15% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। यहाँ पे कम ब्याज खर्च, बेहतर फंडिंग प्रोफाइल की वजह से यहाँ पर जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रोविजंस जो है वो सालाना आधार पर 41% की गिरावट आई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है बैंकिंग के हिसाब से। यानी कि ओवरऑल पैरामीटर में सुधार आया। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिएगा, इस हफ्ते के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो NSE के अगर आप ऑर्डर बुक के डाटा के ऊपर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा इस हफ्ते जो है बाई की जगह सेल जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा आए हैं, यानी कि बिकवाली ज़्यादा देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। तो ये चीज़ आपको डाटा जो है वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो यहीं मिलेंगे आपको हमारे शो के दौरान। यहाँ पर इस हफ्ते एक और स्टॉक की बात करते हैं, वेदांता की। यहाँ पर पूरे हफ्ते जो है खबर में बना रहा है। यहाँ पर क्यों बना रहा है? यहाँ पर निवेशक जो है यहाँ पर 2 नज़रिए से समझना चाहते थे कि होने क्या वाला है। कंपनी को झटका लगता हुआ देखा। नेशनल कंपनी लॉ जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है NCLAT जो है उसने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल क्या हुआ, जयप्रकाश एसोसिएट की संपत्तियों को लेकर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के फैसले के साफ तौर पर जो चुनौती दी गई थी वेदांता की तरफ से, उसको खारिज कर दिया गया। इस फैसले के बावजूद भी वेदांता के शेयर गिरे नहीं, मजबूत बने रहे। 5 दिनों के अंदर शेयर 5% की तेजी के साथ रहे और 297 के भाव पर आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे NCLAT के इस फैसले के बाद जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण को लेकर अडानी ग्रुप का जो रास्ता है वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साफ हो गया है।
साथ ही इस फैसले में ट्रिब्यूनल ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बुद्धिमत्ता को सही करार दिया है। इस फैसले से जेपी समूह के दिवालिया समाधान जो है यहाँ पर जो बैंक्रप्सी जो तमाम तरह की जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर उसको और मजबूती मिलती हुई दिखेगी। काफी लंबे अरसे के बाद मजबूत नतीजों के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में एक जोरदार तेजी आई। एनएससी पर शेयर 11% की बढ़त के साथ करीब करीब 659 रुपये पर पहुंचता हुआ दिखा। क्यों भागा शेयर? तिमाही के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे। मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री जो है वो काफ़ी जान डालती हुई दिखी स्टॉक में। यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखेंगे रेवेन्यू तो 12% बढ़ा, जो कि ग्रोथ बेहतर दिखाता है। मार्जिन में सुधार है। कंपनी वित्त वर्ष 2027 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पर कायम है। क्वार्टर 4 में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 15% बढ़कर 1572 करोड़ पर पहुंच गई। वहीं एबिट जो है 157 करोड़ पर पहुंचकर बल्कि 157 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ पर आ गया। मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो वो करीब करीब 12% से बढ़कर 13% पर आ गया। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा ये समझना सुनना बहुत ज़रूरी है। FY27 में डबल डिजिट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस जो है उन्होंने कायम की है। मैनेजमेंट का कहना है कि बेहतर यूटिलाइजेशन, पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन, एआई एफिशिएंसी के मार्जिन जो है बढ़ते हुए दिखेंगे। वेस्ट एशिया में तनाव के बावजूद जो है कंपनी जो है बहुत ज़्यादा कैपेक्स पे फोकस नहीं कर रही है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इसका जो पी है अगर आप देखेंगे तो 27 के हिसाब से 2028 के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बेहतर स्थिति दिखाता है। अब हम लोग बात करते हैं आईटी कंपनी कोफोर्ज के शेयरों की। यहाँ पर शेयर 6% तक चढ़ गए। यहाँ पे 1360 के भाव के आसपास पहुंचते दिखे। खास बात ये रही कि 3 दिन के अंदर 16% तक ये स्टॉक चढ़ गया। शानदार। आप ये देखिए चौथी तिमाही के नतीजों के बिना पर जो निवेशकों का भरोसा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश इसमें दिख रहे हैं। अपने 52 वीक लो 1000 रुपये से जो है स्टॉक ने ज़बरदस्त स्थिति दिखाई है। 2 महीने के अंदर 35% तक रिकवरी आती हुई दिखी है। बाजार कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर काफ़ी फोकस कर रहा है। यहाँ पे नंबर जो है उन्होंने चौंका दिया है। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 134% बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप ऑपरेशन से रेवेन्यू देखेंगे तो वो 30% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन ऑर्डर बुक के हिसाब से, पाइपलाइन के हिसाब से देखने को मिली है। कोफोर्ज के सीईओ सुधीर सिंह जो है वो उनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। नूमरा जो कि ब्रोकेज फर्म है उसका साफ तौर पे कहना है कि इसका टारगेट जो है अभी देखिए स्टॉक 1060 के आसपास है, 2100 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तेजस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। शेयर में पंख लगते हुए दिखे। हफ्ते के एक दिन में स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा। 4 दिनों के अंदर 33% तक भाग गया। हालांकि आखिरी दिन की बात करें तो शुक्रवार को जो है इसमें एक दबाव देखने को मिला। 515 के भाव पर बंद होता हुआ दिखा। जून 2024 में ये जो इसका भाव था वो करीब 1500 पे था, वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे पहुँचता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद करीब 80% तक जो है स्टॉक टूट गया। पिछले कुछ समय में तेजस नेटवर्क्स में अगर देखेंगे तो तेज़ी आई है। इक्विपमेंट दरअसल कंपनी क्या कर रही है, इक्विपमेंट डायरेक्ट टू मोबाइल जो है D2M ब्रॉडकास्टिंग के लिए मल्टी मिनिस्ट्री जो बैक्ड लैब है और ख़ासतौर पे जो फील्ड ट्रायल है उसको कंपनी ने उस पर क्लैरिटी हासिल कर ली है, मंजूरी हासिल कर ली है। ट्रायल क्लियर होने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को टेक्निकल और रेगुलेटरी फिजिबिलिटी वैलिडेशन मिल रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए ट्रायल के दौरान कई मंत्रालय के अधिकारी इसमें शामिल हैं। लैब ट्रायल में ट्रांसमीटर, स्पेक्ट्रल कंप्लाइंस और एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो है तमाम तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो उस पर फोकस रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की। इस समय शेयर के लिए 5 बड़े फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं और इन 5 फैक्टर पे बहुत कुछ निर्भर करता है आगे की स्थितियाँ यहाँ पर, और बहुत ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। यहाँ पे लंबे समय से भारी कर्ज, AGR बकाया और लगातार कंपटीशन के दबाव से जूझ रही कंपनी अब राहत और नई लीडरशिप दोनों के सहारे जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कैसे दिख सकती है आइए समझते हैं। सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में कुमार मंगलम बिरला जो है वो कंपनी के अब नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं। नई नियुक्ति 5 मई 2026 से प्रभावी होगी। बिरला साहब जो है करीब 5 साल बाद वापस भूमिका में लौट रहे हैं। उन्होंने 2021 में कंपनी की वित्तीय मुश्किलों के दौरान पद से इस्तीफा दे दिया था, छोड़ दिया था। यहाँ पे अब उनकी वापसी जो है वो टर्न अराउंड प्रयासों को उस लिहाज से काफ़ी अहम मानी जा रही है। काफ़ी खुल के जो है वो फैसले लेने के लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे क्या स्थितियाँ देखने को मिलती है। दूसरी बात,
लंबे समय से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर बकाये के दबाव में कंपनी थी, लेकिन हालिया सरकार की तरफ से जो राहत आई, भुगतान समय सीमा को जो बदलाव होता हुआ दिखा, एक बड़े राहत के तौर पर देखने को मिल रहा है। एजीआर राहत के बाद कंपनी की जो कैश फ्लो की स्थिति है वो बेहतर होने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की देनदारियों पर दबाव कम होगा, इससे बैंकों और निवेशकों को भरोसा बढ़ता हुआ दिख सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली बात है, वोडाफोन आइडिया अब बड़े स्तर पर नेटवर्क विस्तार और 5G रोल आउट की तैयारी कर रही है। यहाँ पे कंपनी जो है SBI नेतृत्व वाले कंसोर्शियम से करीब 25,000 करोड़ के लोन पर चर्चा कर रही है। यहाँ पे बड़ा लोन अमाउंट है और इसके ऊपर जो है स्थितियाँ जो है वो आगे होती हुई दिखेंगी, काफ़ी हद तक निर्भर करती है। और साथ ही कंपनी अतिरिक्त एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जुटाने की भी कोशिश कर रही है। चौथी समझने वाली बात, आने वाले 3 सालों में बड़े पैमाने पर नेटवर्क एक्सपेंशन पर कंपनी का पूरा फोकस है। 5G रोल आउट, सर्विस क्वालिटी में सुधार का जोर रहेगा यहाँ पर। और आप देखिए, अगर आप डॉट्स को आपस में जोड़ते देखेंगे ना, कुमार मंगलम साहब का आना, 25,000 करोड़ का वापस जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर फोकस होना, कैपिटल के ऊपर और ज़्यादा स्थितियाँ आगे पॉजिटिव होना, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कंपनी लगातार बीते 2 महीने से अगर आप सब्सक्राइबर बेस देखेंगे तो वो पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पे कि पहले जो था सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे थे, अब वापस जुड़ना शुरू हुआ है, पॉजिटिव हो रहे, छोड़ना बंद हो गया है यहाँ पर। उसमें कंपनी की पॉजिटिव स्थिति आना, ये काफ़ी कुछ जो है वो पॉजिटिव स्थितियाँ दिखाती है यहाँ पे। अब रचित खंडेलवाल जी ने कहा है कि जो आने वाले समय में मिड टर्म के हिसाब से देखें तो 13 और 17 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 9 रुपये का लगा के रखिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करते हैं शो पसंद आया होगा। धन्यवाद।